सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लेस्ट एजुकेशन में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इतिहास को स्टार्ट करने वाले हैं। इतिहास को शुरू से पढ़ने वाले हैं। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में कवर करेंगे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कवर करेंगे कि इतिहास की कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ छूटे ना। तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि हम इसको कम टाइम में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे इतिहास को, और ऐसे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे हमें लिखना ना पड़े और हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली जो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करें वो सेट हो जाए, जिससे हमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो इतिहास के बारे में आज हमारा डिस्कशन होने वाला है। ये सारी चीज़ें हम हर लेक्चर के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ इतिहास के इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताएंगे, और इतिहास के जो इंपॉर्टेंट PDF होंगे वो आपको हर इतिहास के लेक्चर में मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य मिल जाएंगे इतिहास से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी चीज़ का एग्जामिनेशन या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम, UG PG, आप आर्ट साइड से जा रहे हैं तो उसमें आपको हेल्प करेगी ये वीडियो, क्योंकि इतिहास में जितनी भी चीज़ें होंगी उसको हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं कि इतिहास क्या है। तो इतिहास के शाब्दिक अर्थ को हम डिस्कशन करेंगे कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ किससे, मतलब कि ये संस्कृत की 3 भाषाओं से मिलकर बना है। कितनी भाषाओं से मिलकर बना है? 3 भाषाओं से मिलकर बना है। इति, हा और आस। किससे किससे? इति, हा, आस। इति का क्या मतलब है? ऐसा ही। हा का मतलब होता है निश्चित रूप से, और आस का मतलब होता है था, यानी कि जिसका क्या अर्थ है? ऐसा ही निश्चित रूप से था। तो ऐसा ही निश्चित रूप से था का क्या मतलब है फ्रेंड्स? ऐसा ही निश्चित रूप से था का मतलब है कि हम जब पास्ट की चीज़ों को पढ़ते हैं, आज से बहुत साल पहले जो कुछ हुआ था उसको जब हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि जब इसको बताने का प्रयास किया जाता है कि जिन सारी चीज़ों को बताया जा रहा था उस इतिहास की बुक में, उसमें क्या होता है कि बताया जाता है कि जो सारी चीज़ें इतिहास की बुक में हैं, तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है कि ऐसा ही निश्चित रूप से था। मतलब कि इतिहास की बुक में जो भी चीज़, जो भी तथ्य लिखे हैं, ऐसा ही निश्चित रूप से था, वही इतिहास का मतलब है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो अब हम बात करेंगे कि इसकी सामान्य परिभाषा क्या है। इतिहास मानव सभ्यता का अभिलेख है। इतिहास में मानव सभ्यता का डिस्कशन किया गया है। मानव सभ्यता के बारे में बताया गया है कि मानव का जन्म कैसे हुआ, उन्होंने क्या क्या प्रवृत्तियाँ अपनाई, क्या क्या कैसे कैसे चीज़ की, पशुपालन, खेती, शिकार से लेकर जो मॉडर्न इतिहास में कैसे देश आज़ाद हुआ, और सारी चीज़ें बताएंगे। हम विश्व इतिहास के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि इतिहास का जनक किसे माना गया है फ्रेंड्स। इतिहास का जनक किसे माना गया है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना गया। किसको फ्रेंड्स? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत होगी, तो आप वीडियो में बने रहें, आपको कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा, सब कुछ याद हो जाएगा आसानी से। तो अब हम बात करते हैं कि अगला टॉपिक क्या है हमारा, कि भारतीय परंपरा में इतिहास की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद से प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद से प्राप्त होता है। तो आपको ये माइंड में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद से प्राप्त होता है। किस वेद से? अथर्ववेद से प्राप्त होता है। इतिहास का जनक, मैंने पहले भी आपको बताया कि इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, और इतिहास दर्शन का जन्मदाता पूछा जाए तो वाल्टेयर को इतिहास दर्शन का जन्मदाता माना गया है फ्रेंड्स। तो इसको आपको याद करना होगा, माइंड में रखना होगा कि इतिहास का जनक हेरोडोटस और इतिहास दर्शन का जनक वाल्टेयर। तो चलिए हम कुछ प्रमुख इतिहास के विद्वानों के विचारों को जान लेते हैं, जिससे एग्ज़ाम में हमें और भी हेल्प मिल सके। तो शुरू से ही हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ फालतू नहीं पढ़ेंगे फ्रेंड्स। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो हमारा टाइम जो है बचेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम कवर अप कर पाएंगे। तो प्रमुख विद्वानों के बारे में बात करें तो बेकन के बारे में बात करें तो बेकन क्या कहता है? बेकन कहता है कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। रेनियर का कहना है कि इतिहास एक कहानी है। ट्रेवेलियन का कहना है कि इतिहास एक अपरिवर्तनीय रूप वाली कहानी है। JB ब्यूरी का कहना है कि इतिहास विज्ञान है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। मतलब कि JB ब्यूरी कहते हैं कि इतिहास केवल विज्ञान है, न विज्ञान से कम है, न विज्ञान से कुछ भी ज़्यादा है। और अलबरूनी का क्या कहना है फ्रेंड्स? इतिहास समस्त विज्ञानों की रानी है। अलबरूनी कहते हैं कि इतिहास समस्त विज्ञानों की रानी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किस विद्वान का कहना है कि इतिहास तो समस्त विद्वानों की रानी है, तो उसमें अलबरूनी का नाम आता है फ्रेंड्स।
चलिए अब भारतीय इतिहास को कालखंड का विभाजन हम समझ लेते हैं कि भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय इतिहास को फ्रेंड्स यहाँ पर 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्रथम प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे, पाषाण काल से लेकर पूर्व पाषाण काल तक। पाषाण काल से लेकर पूर्व पाषाण काल तक हमको क्या पढ़ना होगा फ्रेंड्स कि पाषाण काल में कैसे लोहे का आविष्कार हुआ, तांबे का आविष्कार हुआ, जौ की खेती कैसे हुई फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें हम पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल मतलब कि प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ेंगे कि मानव सबसे पहले कैसे जन्म हुआ और किस प्रकार से उसने अपने रहन सहन की व्यवस्था की, किस प्रकार से खेती की, उसने खाने पीने की व्यवस्था किस प्रकार की, किस प्रकार वह शिकार करता था, क्या कुछ करता था प्राचीन इतिहास में। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास पर जब हम आएंगे तो हम पढ़ेंगे कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण से लेकर मुग़ल साम्राज्य के विघटन तक। तो जब हम मध्यकाल पर आएंगे फ्रेंड्स तो हम इन सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे कि इतिहास के प्राचीन काल के बाद भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुए, मुस्लिम आक्रमण हुए फ्रेंड्स, हमने कह दिया, मुस्लिम आक्रमण जैसे तुगलक वंश हो गया, लोदी वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, ये सारे वंश जो हैं उसने भारत पर कैसे आक्रमण किया और उसमें मुग़ल साम्राज्य जो कि अकबर, बाबर, हुमायूं का साम्राज्य था उसका विघटन कैसे हुआ। और अंत में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स आधुनिक भारत के इतिहास में कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर भारत के विभाजन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति तक। तो आधुनिक भारत के इतिहास में हमें क्या पढ़ना होगा कि जब यूरोपीय कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में बनकर हमारे भारत में आई और कुछ साल व्यवसाय करने के बाद उसने हमारे भारत पर कैसे कब्जा कर लिया और हमारे भारत का कैसे विभाजन करवा दिया और उससे हमें किस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, ये सारी चीज़ें हम आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ने वाले हैं। तो ये तो हो गया कालखंड का विभाजन। अब चलिए पहले बात करते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत क्या क्या है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स स्रोत के बारे में बात करें तो स्रोत के 2 स्रोत मिलते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में फ्रेंड्स हमें क्या क्या मिलता है, साहित्यिक स्रोत में पहला हमें मिलता है धार्मिक साहित्य और दूसरा धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य क्या होता है फ्रेंड्स, धार्मिक साहित्य में जैसे कि ब्राह्मण का और गौतम बुद्ध जी के साहित्य के बारे में उससे पता चलता है प्राचीन भारतीय इतिहास। और धर्मेतर में अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, यानी कि जब विदेशी यात्री चीन वगैरह से विदेशी यात्री जब भारत में आए और भारत में आकर उन्होंने जो भी अनुभव किया उनको अपनी पुस्तक में उतारा और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद उसको जो स्रोत मिलता है उसी को कहते हैं धर्मेतर साहित्य। और पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या मिलते हैं, पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख मिल गए, जैसे अशोक का अभिलेख, कहीं पर स्तंभ अभिलेख मिल गया, जूनागढ़ अभिलेख मिल गया, मतलब कि जिसने जो राजा है जो भी कोई अच्छा काम करता है या फिर कोई युद्ध जीतता है, उस समय जीतता था तो वो अभिलेख लिखवाता था और वो अभिलेख जल्दी से मिटते नहीं हैं। उस अभिलेख से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास का वर्णन मिलता है। सिक्कों से भी हमें पता चलता है कि उस समय बहुत पहले जो सिक्के मिले थे, खुदाई के बाद जब हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई तो उसमें हम पढ़ेंगे कि तरह तरह के सिक्के मिले जिसमें विभिन्न तरह की प्रतिमाएं छपी थी। उस प्रतिमाओं से भी हमें भारतीय प्राचीन इतिहास का स्रोत मिलता है, मूर्तियों से भी मिलता है और वहाँ पर जब प्राचीन भारतीय इतिहास में चित्रकला से भी मिलता है कि वहाँ पर जीवन शैली कैसी थी, और स्थापत्य कला से मिलता है और अन्य भी पुराने अवशेष जो मिले हैं उनसे हमें भारतीय प्राचीन इतिहास का पता चलता है फ्रेंड्स। चलिए अब साहित्यिक स्रोत से बात करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए अब साहित्यिक स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं। साहित्यिक स्रोत का मुख्य उद्देश्य के बारे में हम बात करें तो साहित्यिक स्रोत का मुख्य उद्देश्य क्या है, अध्यात्म एवं धार्मिक सिद्धांतों की प्रस्तुति। साहित्यिक स्रोत के जो स्रोत मिलते हैं वो 3 तरह के स्रोत मिलते हैं धार्मिक स्रोत साहित्य में, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या मिलता है हमें फ्रेंड्स, इसको फटाफट से डिस्कस कर लेंगे। वैदिक साहित्य, वेदांग, रामायण, महाभारत चीज़ों से, वेदांग, रामायण, महाभारत, इन सभी चीज़ों से हमें भारतीय इतिहास में भारत के प्राचीन लोगों के बारे में पता चलता है कि उस समय कैसी जीवन शैली थी। धार्मिक साहित्य में क्या मिलता है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक और त्रिपिटक, ये सारी चीज़ें मिलती हैं जिनसे हमें भारतीय प्राचीन स्रोतों की जानकारी मिलती है। जैन साहित्य में आचारांग सूत्र, नाद्यमादकः, उवासात्साओ, भगवती सूत्र आदि, इन सभी चीज़ों से भारतीय प्राचीन इतिहास की स्रोत जानकारी मिलती है।
धर्मेतर साहित्य क्या है? धर्मेतर साहित्य में हमें क्या मिलता है कि धर्मेतर साहित्य सामाजिक एवं शास्त्रीय पहलुओं के एक साथ ही राजनीतिक पक्ष की अधिक स्पष्टता करता है। उदाहरण इसके क्या है? कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी, विशाखादत्तकृत मुद्रा राक्षस, यानी कि इन सभी रचनाओं से कौटिल्य की अर्थशास्त्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस, रामदेव की कृत कथारित सागर, सोमदेव की कामदंग की नीति सार, इन सभी रचनाओं से हमें पुराने भारतीय इतिहास के प्राचीन स्रोतों का, भारतीय इतिहास के प्राचीन लोगों का बारे में जानकारी प्राप्त होती है फ्रेंड्स। और यहाँ पर विदेशी यात्रियों के वृत्तांत से भी हेरोडोटस, निरियाकस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क, एरियन, स्ट्रैबो, इन सभी लोगों ने जो भी अपनी जीवन शैली, जो भी अपनी जीवन परिचय या फिर अपने यात्रा का वृत्तांत किया, उन सभी चीज़ों से भी हमें पता चलता है कि भारत में प्राचीन समय में क्या कुछ कैसा घट रहा था। पुरातात्विक स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत का प्रसिद्ध कथन, तो पहले समझ लें कि पुरातात्विक स्रोत का प्रसिद्ध कथन क्या होता है? जहाँ से साहित्य मौन हो जाता है वहाँ से पुरातत्व बोलता है। इसका अर्थ क्या होता है कि मतलब जहाँ पर साहित्य के बारे में, साहित्य के कथन से हमें स्पष्टता नहीं मिलती है फ्रेंड्स, वहाँ पर अगर हम पुरातत्व का अध्ययन करेंगे तो उस चीज़ को हम आसानी से समझ जाएंगे। और दूसरा प्रसिद्ध कथन क्या है? पुरातत्वकर्ता सिर्फ वस्तुओं को नहीं खोदता अपितु मनुष्य को भी खोदता है। तो मनुष्य को खोदने का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि पुरातत्वकर्ता, इसमें कहा गया कि मनुष्य को भी खोदता है, सिर्फ वस्तुओं को नहीं खोदता है। तो इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स कि मनुष्य को खोदने से मतलब है फ्रेंड्स कि मनुष्य के बारे में वो सभी चीज़ें पता लगा लेता है कि पहले के समय में, पुरातत्व समय में, प्राचीन समय में मनुष्य का बिहेवियर कैसा था, उस समय वह कैसा बर्ताव करता था, उसकी जीवन शैली क्या थी, वह कैसे अपना जीवन यापन करता था, वह कैसे शिकार करता था या फिर खाना बनाता था, वह क्या कुछ अपने जीवन यापन के लिए कैसे करता था। तो चलिए भारतीय इतिहास का काल विभाजन समझ लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय इतिहास के काल विभाजन में क्या है फ्रेंड्स? प्राग ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल है फ्रेंड्स। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या होता है? प्राग ऐतिहासिक काल में जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो। प्राग ऐतिहासिक काल में ऐसा काल होता है जिसके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसके बारे में कुछ भी लिखा गया ना हो। आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा कालखंड है जिसके बारे में कुछ लिखा तो गया हो, मतलब कि कुछ स्तंभ मिलते हों, कुछ स्तंभ लेख मिलते हों या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें मिलती हों उस काल में, लेकिन उसको पढ़ा ना जा सको, उस लिपि को पढ़ा ना जा सके। ऐतिहासिक काल ऐसा कालखंड है जिसमें जो लिखित साक्ष्य मिलता है फ्रेंड्स और उसको पढ़ा भी जा सकता है, तो उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। चलिए पाषाण काल से शुरू करते हैं। पाषाण काल क्या होता है? पाषाण काल के प्रारंभिक काल के विषय में, मानव के प्रारंभिक काल के विषय में जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं उनमें पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण ही काल को पाषाण काल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स पाषाण काल की डिफिनेशन एकदम स्पष्ट हो जाती है कि मानव के प्रारंभिक जीवन में, मानव के शुरुआती जीवन में सबसे ज़्यादा किन चीज़ों के उपकरण मिलते हैं? तो सबसे ज़्यादा पाषाण यानी कि पत्थर के उपकरण मिलते हैं और इसी वजह से उस काल को पाषाण काल यानी कि पत्थर का काल कहा जाता है। चलिए अब काल विभाजन के बारे में बात करते हैं। पाषाण काल में काल विभाजन, तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो लाइन बाय लाइन हम सारे कालों के बारे में जानेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले पूरा पाषाण काल के बारे में जान लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो पूरा पाषाण के काल की काल अवधि क्या थी, मतलब कि वह किस समय से किस समय तक चला? तो 10 लाख ईसा पूर्व मतलब कि जो क्रिश्चियन के ईसा मसीह थे उनके जन्म से पहले को कहते हैं ईसा पूर्व। तो 10 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। और इसमें आजीविका यानी कि जीवन यापन करने का साधन क्या था फ्रेंड? तो जीवन यापन करने का साधन यहाँ पर था शिकार एवं खाद्य संग्रह। खाद्य संग्रह का क्या अर्थ है? खाद्य संग्रह का अर्थ है कि खाने को, कंद मूल फल को इकट्ठा करके वो लोग खाते थे और ज़्यादातर शिकार ही करते थे, क्योंकि उसमें उनको न तो आग का परिचय था कि पका कर खा लें, और ये कच्चे मांस खाते थे क्योंकि उनको आग का भी परिचय नहीं था कि पका के खा सके, और किसी भी चीज़ों का परिचय नहीं था कि वो उसमें कोई भी फसल का भी परिचय नहीं था कि वो फसल बोकर भी खा सकें। और इनकी प्रथम उपकरण खोज क्या थी कि उन्होंने पहले कौन सा औजार खोज किया? तो उन्होंने 1863 ईस्वी में पलवरम से रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा खोजा था। कहाँ पर खोजा था? पलवरम में रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा खोजा गया था पहला उपकरण खोज
63 ईस्वी में। और चलिए मध्य पाषाण काल के काल अवधि के बारे में जानते हैं। तो मध्य पाषाण काल की काल अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक थी और इसकी आजीविका क्या थी? शिकार, खाद्य संग्रह, पशुपालन और आदि। और इसके विशिष्ट उपकरण क्या थे? सूक्ष्म पोषणकरण, प्रक्षेपण तकनीक, तीर धनुष यानी कि प्रक्षेपास्त्र तकनीक, तीर धनुष यानी कि मध्य पाषाण काल के लोग आते आते मध्य पाषाण काल में वो तीर धनुष के बारे में परिचित हो गए थे और तीर धनुष से अपने शिकार को मारकर खाते थे। नवपाषाण काल के बारे में जानते थे। नवपाषाण काल की अवधि क्या थी? तो लगभग 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक नवपाषाण काल की अवधि थी। और इसकी विशेषताएं क्या थी? नवपाषाण काल के लोग आते आते धीरे धीरे बहुत ही आगे बढ़ चुके थे। उनको कृषि के बारे में भी आइडिया लग चुका था। वह पशुपालन करते थे और हाथ से चक्र यानी कि पहिए का निर्माण करते थे। मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन भी बना लेते थे। आवास निर्माण यानी कि रहने की जगह भी बना लेते थे। घर वगैरह वो बना लेते थे नवपाषाण काल के लोग। और इनका विशिष्ट उपकरण क्या था? कि पॉलिशदार उपकरण, कुल्हाड़ी वगैरह ये ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे जिसमें पॉलिश लगा रहता है। इनके विशेष तथ्य क्या थे? तो खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन, वो खेती करके खाद्यान्न भी उत्पादित करने लगे थे। और इन्होंने सर्वप्रथम आग का प्रयोग करना शुरू किया था। तो आग की खोज कहाँ पर हुई थी? नवपाषाण काल में हुई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें मध्य पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल की अवधि के बारे में ज़्यादा अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसकी काल अवधि जान लें। पूर्व पाषाण काल की काल अवधि 10 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल की अवधि 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। उत्तर पाषाण काल की अवधि 40,000 पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक थी। चलिए अब स्थल के बारे में बात कर लेते हैं कि स्थल से कहाँ से कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई पूरा पाषाण काल में। तो लहुरा देव में हमें क्या मिलता? लहुरा देव में हमें मिलता है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य। लहुरा देव में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ से हमें मिलता है गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य। और गुफकराल भारत में है। गुफकराल में सबसे पहले कृषि और पशुपालन शुरू हुई थी। बुर्जहोम कश्मीर में है, भारत में। मानव कंकाल मिला था यहाँ पर, कुत्ते का कंकाल मिला था। गर्तावास, गर्तावास का क्या मतलब होता है फ्रेंड? गर्तावास का मतलब होता है कि मिट्टी खोदकर वहाँ पर लोग रहते थे। संगल कल्लू, पिलकली हल, उतनूर से राख के टीले मिले थे। और चलिए भारतीय पुरातत्व से संबंधित तथ्य के बारे में जान लेते हैं। भारतीय पुरातत्व से संबंधित तथ्य क्या हैं? 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त हुए। 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक रॉबर्ट ब्रोसफुट ने प्रारंभ किया। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नाम दिया गया तथा जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया गया। वर्तमान में यह भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन है जो कि भोपाल में है फ्रेंड्स। चलिए अब बात करते हैं कि पूरा पाषाण काल से संबंधित 2 प्रमुख संस्कृतियां के बारे में बात करते हैं। उत्तर भारत में और उत्तर भारत का क्षेत्र होगा फ्रेंड्स। और उसमें प्रथम उपकरण क्या प्राप्त हुए? वर्ष 1928 में डीएन वाडिया द्वारा सोहन नदी के घाटी से प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ फ्रेंड्स? चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति अथवा सोहन संस्कृति यहाँ पर फेमस थी। उत्तर भारत में चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति या फिर इसको आप कह सकते हैं सोहन संस्कृति। और दूसरी संस्कृति क्या है हमारी? हैंड एक्स संस्कृति या मद्रासी संस्कृति। यहाँ कहाँ फेमस थी? दक्षिण भारत में। और इसकी खोज किसकी हुई? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रोसफुट द्वारा पलवरम से हुई और इसका प्राप्त प्रथम उपकरण ये हुआ। चलिए अब मध्य पाषाण काल के बारे में जान लेते हैं। मध्य पाषाण काल की संस्कृति कैसी थी? फलक संस्कृति थी और फलक ब्लेड स्कैपर संस्कृति थी। उपकरण के आधार पर इसका नामकरण क्या हुआ? नेवसाई चरण। खोजकर्ता के आधार पर नेवसाई चरण। उपकरण के आधार पर फलक ब्लेड स्कैपर संस्कृति, फलक संस्कृति और खोज के आधार पर नेवसाई चरण। उत्तर पाषाण काल के बारे में उपकरण निर्माण तकनीक क्या थी? अप्रत्यक्ष संगांध प्रवृत्ति थी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड, इसीलिए मैं इसको फास्ट तरीके से करवा रहा हूँ। प्रधान उपकरण क्या था? ब्लेड प्रधान उपकरण था, वहाँ पर ब्लेड का प्रयोग ज़्यादा होता था। और प्रमुख स्थल कौन सा था फ्रेंड्स? तो बेलन घाटी, सोन्स घाटी, सिंहभूम, बेमुला आदि इसके प्रमुख स्थल थे। कला भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त शैल चित्र का मतलब होता है कि वहाँ पर दीवालों पर भी लिखा होता है, दीवालों पर चित्र बनाया होता है। लोहंदा नाला से प्राप्त मातृ देवी की स्थिति निर्मित मूर्ति
पटड़े से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंड कवचों पर रेखांकन तथा अंड कवच व सीपी के मनके। मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या थी? मानव अस्थिपंजर के सर्वप्रथम प्राप्ति। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले? बागोर और आधमगढ़ पशुपालन के साक्ष्य मिले, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। लंगनाज गुजरात में है, जहाँ पर 14 मानव कंकाल मिले। महदहा 28 समाधियाँ और बूचड़ खाना मिला। दमदमा में 41 समाधान मिले। सराय नहर में 11 समाधान और लिखैया में 17 समाधान मिले। फ्रेंड्स चलिए अब नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थल जान लेते हैं। तो बुर्जहोम जो कि कश्मीर में है। 16 गर्तावास वहाँ पर मिले, मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाने के साथ मिले कि बुर्जहोम में मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। कोलडीवा प्रयागराज में है। धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाणों में से एक स्थल है। चिरांद जो कि बिहार में अस्थि निर्मित उपकरण वहाँ से प्राप्त हुए। गुप्तकराल जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। हस्त निर्मित मृदभांड है। समतल धरातल के ऊपर मकान का साक्ष्य है। महागढ़ा प्रयागराज में है, जो कि खेती वहाँ पर शुरू हुई। पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला। मेहरगढ़ गेहूँ की खेती का प्राचीनतम प्रमाण। भैंस पालन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से मिले। और ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है फ्रेंड्स, जिनके बारे में जिनका PDF बनाकर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसकी लिंक वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं और इसको नोट्स भी कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने PDF को बनाया है, वहाँ पर जाकर ज़रूर डाउनलोड करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है इन वीडियो में, जो भी मैंने इस वीडियो में आपको टॉपिक में समझाया है, तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं। जो भी डाउट हो रहा है निसंदेह उसको पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर जाकर व्हाट्सएप में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंडों तक बहुत ज़रूर पहुँचाएं। कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स।